हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2025 के लिए मंथली करंट अफेयर्स को हमने एक नई सीरीज के तौर पे शुरू किया है, जिसकी कल हम लोगों ने पहली क्लास की थी और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग मंथली करंट अफेयर्स बहुत रेयर ही पढ़ाते थे। उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि पहले के जो पैटर्न थे आपके यूपी पीसीएस के, चाहे वो 2022 के हो, 23 के हो, इवन की 24 के भी, लेकिन अब तो 24 का बहुत ही चेंज हो गया। तो इस समय तक क्या होता था कि ईयरली मैगजीन से ही कंप्लीट हो जाता था करंट अफेयर्स का 70 to 85% टॉपिक हमारा, चाहे वो आई दृष्टि हो या फिर वो घटनासार हो, इस तरीके के नोट्स है। और इवन कि हम लोग लास्ट 3 ईयर से, चाहे वो 2024 का पेपर से पहले आई दृष्टि हो, 2023 से हो, 2022 से हो, हैंड रिटन नोट्स बना के प्रॉपर सभी लोगों को देते हैं, और जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप 250 पेज की मैगजीन ना पढ़ के केवल 100-125 पेज में आप कंप्लीट कर लेते हो सारे टॉपिक को। और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बिहार पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, यूपीएससी तक में आते हैं। लेकिन इस बार जो आयोग का पेपर का पैटर्न बदला है दोस्तों, उसके हिसाब से ये जरूरी हो गया है कि अब आपको ईयरली मैगजीन तो लास्ट में रिवीजन के लिए पढ़नी है, लेकिन मंथली मैगजीन आपको हमेशा से अब पढ़नी शुरू कर देनी होगी। तो बहुत लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि सर मंथली मैगजीन भी शुरू करिए, और मंथली मैगजीन में बहुत सारी मैगजीन थी, जिसमें सबसे बेस्ट मैगजीन मानी जाती है समसमाय की क्रॉनिकल। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने इसको शुरू किया है। यहां पर आप देखेंगे कि फरवरी का जो है कि मैगजीन है, जिसमें आपको जो टॉपिक मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 27 दिसंबर 2024 तक। जब हम मार्च वाली आएगी तो उसमें हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टेट करंट अफेयर्स पढ़ लिया था, जैसे यूपी का, बिहार का, एमपी का, राजस्थान का, झारखंड का, उड़ीसा का, नॉर्थ ईस्ट का। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, जहां तक भी कवर हो सकेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ये मैगजीन पूरी जो है कि आपकी 82 पेज में, जिसमें लास्ट में क्या है, एक साथ में आरओ का मॉक टेस्ट भी है, एक करंट अफेयर्स पे आधारित प्रश्न भी है, और एक आपको व्याख्यात्मक हल मिलता है जो रेलवे सुरक्षा बल एसआई इंस्पेक्टर का होता है। तो हम लोग इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरीके की मैगजीन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल पर। इससे पहले हम लोगों ने कल की क्लास में सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है। हालांकि एक पीडीएफ मैंने पोस्ट कर दी है, और इसकी बात करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आंतरिक प्रवास पे एक रिपोर्ट आई हुई है। क्या है? भारत में आंतरिक प्रवास पे 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट करके एक शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आंतरिक प्रवास क्या होता है, सबसे पहले हमें इसे समझना चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों को करंट अफेयर, जैसे मैं ईयरली में स्टैटिक प्लस करंट को जोड़ के पढ़ाता हूं, वैसे ही मैं यहां पर भी कोशिश करूंगा कि आपको जो स्टैटिक पार्ट है, जो जीएस का है, उससे समझाया जाए। देखो, प्रवास दो तरीके का होता है, एक होता है बाह्य प्रवास, एक होता है आंतरिक प्रवास। अगर मैं बाह्य प्रवास की बात कर रहा हूं, तो बाह्य प्रवास का मतलब हो गया जब कोई व्यक्ति किसी रोजगार के खोज में, यानी कि किसी रोजगार को करने के लिए अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाता है, तो उसे हम कहते हैं बाह्य प्रवास। जैसे हम लोग कुवैत में जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स ईरान में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, इवन कि चाइना वगैरह में जा रहे हैं, म्यांमार में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, तो ये लोग प्रवासी हो गए। लेकिन एक होता है आपका आंतरिक प्रवास, जिसमें कोई एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे कि बिहार और यूपी के जो ज्यादातर लोग हैं वो दिल्ली की ओर आते हैं नौकरी करने, या फिर गुजरात, बॉम्बे, कलकत्ता ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, बंगलुरु वगैरह में, कि जहां पे उनको रोजगार के अच्छे साधन भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंतरिक प्रवास, और इसी पर आपकी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पे चर्चा कर लेते हैं। 23 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने 400 मिलियन ड्रीम शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2011 की जनगणना के बाद से भारत में आंतरिक प्रवास के बदलते पैटर्न को उजागर किया है। कौन सी जनगणना इंपॉर्टेंट है? 2011 के बाद की जनगणना, यानी लगभग देखा जाए तो 13-14 साल का इसमें पूरा डेटा कवर किया गया है। क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में? यह कहा जा रहा है कि 2011 में 45.57 करोड़ लोगों से घटकर 2023 में अनुमानित 40.20 करोड़ तक आंतरिक प्रवास संख्या में उल्लेखनीय कमी का संकेत मिला है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रवास दर जो पहले 38% हुआ करती थी, अब वो घट के लगभग 29% हो गई। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला तो कोविड के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है कि अपने घरों की ओर वापस आ जाते, जैसे जो लोग दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद या फिर आपके बंगलुरु वगैरह में जो काम कर रहे थे, तो जब कोविड की लहर आई थी 2019-20 के दौरान, तो बहुत, मतलब 20, 21, 22 में, तो बहुत सारे लोगों ने काम छोड़ दिया, क्योंकि काम बंद हो चुके, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, लोगों के पास खाने की दिक्कत होने लगी, तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। घर से फिर वो वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई, लोगों को लोन प्रोवाइड किए सस्ते ऋणों पे, जिससे लोग अपना भी कोई रोजगार धंधा या कुछ अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकेंगे। फिर वहीं से उन्होंने अपने घर पे ही, गांव में ही रहकर अपना रोजगार शुरू किया, अपने शहर में ही करने लगे, तो घर परिवार के साथ खाना भी खा रहे हैं, रह भी रहे
रहे हैं, समय भी व्यतीत कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो गए। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से प्रवास दर कम हो गई। दूसरा एक कारण क्या है इंपॉर्टेंट, कि वर्तमान सरकारें, स्पेशली आप देखोगे कि दिल्ली और मतलब यूपी और बिहार की जो सरकारें, पश्चिम बंगाल की सरकारें हैं, जहां से प्रवासन सबसे अधिक होता है, प्रवास सबसे अधिक होता है, वहां की सरकारों ने क्या किया, अपने कल्याणकारी स्वरूप को उजागर किया। इट मींस कि बहुत सारी जो है कि महिलाओं की सुरक्षा से लेकर, महिलाओं की जो है कि आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर, ग्रामीण किसानों को लेकर, वंचित वर्गों को लेकर बहुत सारी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि उसका 100% इंप्लीमेंट जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है, लेकिन 50 to 70% इंप्लीमेंट होने से स्थानीय स्तर पर लोगों के रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ स्थानीय आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी वो कारण है जिससे अब लोग जो है कि 10,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाने के लिए दूसरे राज्य में ना जाके अपने ही राज्य में कम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खुश हैं। क्योंकि बाहरी राज्य में अगर आप जाते हो दोस्तों, तो वहां आपको खाने के लिए भी पैसा खर्च करना है, रहने के लिए भी आपको किराए पे घर लेना होगा, बहुत सारे पैसे तो आपको ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, सेविंग्स बचेगी नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने प्रवास को कम कर दिया। तो ये भी एक दो फैक्टर होते हैं जिस वजह से ये कारण देखने को मिलते हैं। अब यहां पे आप देखोगे कि जो प्रमुख प्रवास के जो मार्ग है, कहां कहां से, यूपी से लोग दिल्ली जा रहे हैं, या फिर गुजरात जा रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र जा रहे हैं, तेलंगाना से लोग एमपी भी आ रहे हैं, बिहार से लोग दिल्ली भी जा रहे हैं, या फिर गुजरात के कुछ लोग महाराष्ट्र जाते हैं, क्योंकि भाई मुंबई क्या हमारी इकोनॉमिक कैपिटल कहलाती है। किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, मुंबई चले जाओ, वहां पे पैसा ही पैसा है। लेकिन हकीकत यह है कि दोस्तों वहां पे भी कोई जीवन नहीं है, जिल्लत भरी जिंदगी है यार। थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है, लेकिन फिर वहां के लोग, स्थानीय स्तर के जो लोग होते हैं, वो हमें जीने नहीं देते। मराठी लोग कहते हैं बिहारी तुम घर जाओ अपने, यूपी वाले तुम अपने घर जाओ, हमें मराठा के लिए छोड़ दो। होता है, ये सभी चीजें होती है। हालांकि ये पॉलिटिकल इश्यूज भी बन जाते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसको लुभाने के लिए वोटिंग के भी केस करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें। अच्छा, अब यहां पे देखो क्या लिख रहा है, वही चीज है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। एक तो सबसे बड़ी फैक्टर होता है रोजगार के अवसर में कमी होती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पे बिहार में, यूपी में रोजगार कम होता है, तो लोग कहां चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पे रोजगार बढ़ते हैं। दूसरा, प्राकृतिक आपदा। आप देखो ना, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में आप देखो कौन कौन सी नदियां हैं। बिहार में स्पेशली कोसी नदी है, और आप राप्ती नदी को देखो गोरखपुर में, पूर्वी यूपी में बाढ़ आ जाती है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे स्थानीय रोजगारों की भी क्षति होती है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब देखो दिल्ली का मॉडल एजुकेशन का पूरे भारत में चल रहा है, इवन कि फॉरेन से भी जो है कि बड़े बड़े देश के मिनिस्टर भी आते हैं अरविंद केजरीवाल के स्टडी मॉडल को देखने। तो भाई जिस मॉडल की बात हो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, वो आज हमारे यूपी बिहार के प्राइमरी एजुकेशन में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में नहीं मिल रही है। तो जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसकी भी एक डिमांड होती है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की तो पूछो ही मत भाई। केस स्टडी में, एथिक्स में हम लोग एक केस स्टडी यूज करते हैं, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा जो है कि प्रोजेक्ट था, मॉडल था, जिसको जो है कि आज भी दिल्ली में संचालित किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा, जिसमें हर एक लोकल स्तर पे लोगों को अच्छी बेहतर सुविधा मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यूपी बिहार में स्थिति नहीं है। अब यूपी में भी अच्छी खासी व्यवस्था हो गई है, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पे भी बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट मिलने लगे हैं। तो हालांकि ये ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्रों से बाहर जाते हैं। बाहर जाके उनको क्या क्या आकर्षण के केंद्र मिलते हैं? पहला, आर्थिक अवसर उनको मिलते हैं, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, शांति और स्थिरता मिलती है। अब कहोगे कि सर शहरों में शांति कब से आने लगी, गांव में शांति होती है। लेकिन भाई जब आपकी जेब में पैसा है तो आपके जीवन में शांति है। आज के भौतिक दुनिया का यही सुख का आधार है। अब इसे ये मत जोड़ लेना कि सर नहीं, आध्यात्म से सुख मिलता है, भक्ति से सुख मिलता है। वो अगर सुख मिलता है तो केवल क्षणिक सुख मिल पाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। दो में से एक होगा, या तो आप कुछ दिन टिक पाओगे फिर बिना भूखे मर जाओगे, या फिर एकदम अध्यात्म बन जाओगे, बाबा संत बन जाओगे, ठीक है, और फिर आपको मोहमाया ही छूट जाएगी, परिवार ही छोड़ दोगे आप, फिर कमाओगे ही नहीं किसी के लिए। तो ये भी चीजें होती हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, शांति भी मिलने लगती है। अब यहां पर देखते हैं कि प्रवास के गिरावट में क्या कारण है। तो मैं फिर वही रिपीट करूंगा, भाई मूल स्थान पर ही आपके क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर बुनियादी ढांचा मिल रहा है, सामाजिक सुरक्षा मिल रही, बहुत सारी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ आप स्थानीयकृत आर्थिक विकास देखने को मिलता है। इन सभी कारणों से प्रवास में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है, इस रिपोर्ट को आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की, आर्थिक सलाहकार परिषद। किस नाम से थी, 400 मिलियन ड्रीम्स। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे इस बार समीक्षा अधिकारी में, क्योंकि बदलते पैटर्न में आपको फैक्ट के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा
22 दिसंबर को जो पेपर हुआ यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 का, जिसमें 30 से 32 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, लेकिन उसमें से 5 क्वेश्चन मुश्किल से थे जो डायरेक्टली पूछे गए थे। अदरवाइज 25-26 प्रश्न आपके स्टेटमेंट वाइज थे, जिसमें डेप्थ नॉलेज, डेट की फैक्ट, हर एक चीज को चेक किया जा रहा था। तो ये जरा बदलते पैटर्न को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस 2025 की थीम। हालांकि अभी 26 जनवरी में तो 2-3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी थीम पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है कि इस बार की थीम क्या रहेगी, और ये थीम रक्षा मंत्रालय तय करता है। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह के लिए एक थीम की घोषणा की है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये इसकी थीम है। और इसी समय हमारे जो गेस्ट होते हैं, जिनको हम गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, तो उसमें भी सेलेक्ट कर लिया गया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आएंगे, प्रबोवो सुबियांतो। ये हमारे इंडोनेशिया के गेस्ट होंगे राष्ट्रपति, वो यहां पर हमारे लिए गेस्ट बनकर आएंगे। ओके, अब ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। प्रत्येक राज्य अपने अद्वितीय सांस्कृतिक विकासात्मक पहलुओं को दर्शाते हुए झांकियां प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल आपने याद होगा तो उत्तराखंड की जो है कि झांकी को पहला स्थान मिला था, यूपी की झांकी को शायद तीसरा या दूसरा मिला था, मैं क्लियर नहीं हूं, एक बार आप लोग कॉमेंट करके बता देना। तो ये जो आप फैक्ट पढ़ते हो ना, उनका ये बेसिक चीजें होती है कि किस तरीके से ये सब होती हैं। आगे देखते हैं इस थीम का उद्देश्य क्या रहेगा। थीम का उद्देश्य यह है कि वैश्विक दर्शकों को जोड़ना है, क्योंकि विश्व के स्तर पे भी लोग जो है कि हमारे भारत के गणतंत्र दिवस की परेड को देखते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को और उज्जवल भविष्य की उसकी आकांक्षाओं को उजागर किया जाता है कि हमारे यहाँ संस्कृति के रूप में कितनी डाइवर्सिटी है, साथ ही साथ हम आगे फ्यूचर में कितना एफिशिएंट हो सकते हैं बेहतर रूप में, एक महाशक्ति के रूप में। तो कई सारे लोग जो है कि इस प्रोग्राम्स को लाइव भी देखते हैं। अब आ जाते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। मलेरिया उन्मूलन, भारत में 97% की कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया के उन्मूलन हेतु भारत के द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की है। क्या कहा गया इसको, अगर आप देखोगे स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 के समय 7.5 करोड़ लोग मलेरिया के जो है कि क्या थे, एक तरीके से बीमार थे, अर्थात मलेरिया से जो है कि संक्रमित थे, जो अब 2023 तक घट के केवल और केवल 20 मिलियन हो गई। कहां 7.5 करोड़ थे और अब केवल 20 लाख हो गई, यानी 2 मिलियन का मतलब 20 लाख पब्लिक रह गई है, यानी 97% की कमी हुई है। पहले लोगों की मौत लगभग 8 लाख लोगों की मौत हो जाती थी, अब घटकर केवल और केवल 83% हो गई। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि नालियां वगैरह ये जो व्यवस्था थी ये उतनी बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से मच्छरों के लार्वे की वजह से मच्छर पैदा हो जाते थे बहुत आसानी से। अब तो लोगों के द्वारा स्वच्छता पर ध्यान दिया है। हमारे खुद नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सरकार में आते हैं 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं। आज भी जरूरत पड़ने पे वो जो है कि जमीन को साफ करना शुरू करते हैं, झाड़ू उठा लेते हैं, सार्वजनिक स्थल पे जो है कि सफाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पे कूड़ा है कि नहीं, जरूरी है कि एक शीर्ष नेतृत्व तो अगर इस तरीके का काम कर रहा है तो अपनी जनता को, अपने नागरिकों को प्रोत्साहित करता है। और शायद यही वजह है कि आज डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप देखोगे कहीं पर भी अगर आप डस्टबिन नहीं देखते हो तो कूड़े कचरे को अपने बैग में रख लेते हो और जहां भी डस्टबिन होता है वहां डालते हो। यानी ये कहीं ना कहीं जनता को प्रोत्साहित करने का एक सिंबॉलिक तरीका होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे देखते हैं, भारत ने 2024 में WHO के उच्च बोझ से उच्च प्रभाव समूह से बाहर निकल गया है। जैसे WHO ने यह कहा था कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स क्या करते हैं, बीमारियों पे खर्च करते हैं। तो मलेरिया जैसी बीमारी से भारत जो है कि अब इसमें बाहर आ रहा है। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढांचा और राष्ट्रीय रणनीतिक जो योजना 2023 से 27 तक भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती है कि किस प्रकार से हम इन चीजों को सही कर रहे हैं। ठीक है, इवन कि आप देखोगे ये लाइन छूट गई, 2023 में 122 जिले ऐसे हैं जहां पे शून्य मलेरिया के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में याद कर लेना कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया कि 122 जिले ऐसे हैं जहां पे कोई भी मामला किसका नहीं आ रहा है, मलेरिया का, ये शून्य मलेरिया हो गया। मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मलेरिया आपका परजीवियों से होता है, यानी पैरासाइट से। लेकिन अगर मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू दोस्तों वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस यानी कि विषाणु से होता है। तो यहां पर हमने देखेंगे कि ये परजीवियों के कारण होने वाला एक गंभीर संभावित रूप से जानलेवा रोग है। संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता, मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि ऐसा मच्छर जो पहले से ही संक्रमित है उसने अगर आपको काट लिया तो कहीं ना कहीं आपको मलेरिया हो जाएगा। सामान्यतः मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। किससे? मादा एनाफिलीज मच्छर से। और ये रक्त आधान या दूषित सुइयों के माध्यम से भी संचरित होता है। ये रक्त आधान का मतलब क्या होता है? अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जो ऑलरेडी मलेरिया से पेशेंट है, यानी मलेरिया
का पेशेंट है, या फिर गलत गंदी सुइयों का प्रयोग किया गया, एक ही सुई से 10-12 लोगों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी में कोई बीमारी हो, किसी में कोई इंफेक्शन हो, वो आपके बॉडी में प्रवेश कर जाए, तो इस वजह से भी मलेरिया फैलता है। और उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय देशों में सामान्यतः बीमारी पाई जाती है, जैसे कि उप सहारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये सभी देश। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है आपका, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी में 47% की भागीदारी हो चुकी है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जो कि मॉस्पी एक मंत्रालय होता है दोस्तों, मॉस्पी नाम का एक मंत्रालय होता है, उसके द्वारा जारी की जाती है, जिसको हम सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नाम से जानते हैं। इसने जब रिपोर्ट जारी की थी तो बताया कि 2017-18 में जो 23.3% थी, वो बढ़कर 23 और 24 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 41.7% हो चुकी। कितनी? 41.7%। लेकिन अब ये और भी बढ़ चुकी है। महिलाओं की रोजगार जो दर है वो 34.5% से बढ़ के 39.6% हो गई है। वो भी कौन सी रोजगार? जो उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं होती, जो पीजी वगैरह कर चुकी थी, डॉक्टरेट होती हैं, एमफिल वगैरह करती हैं, मास्टर्स कोर्स कर रखे होते हैं, उन लोगों के भी अब रोजगार में वृद्धि हो रही है। सामान्यतः जैसे जैसे अधिक महिलाएं वेतनभोगी रोजगार में प्रवेश कर रही हैं, तो लैंगिक वेतन अंतराल में भी कमी आ रही है। वेतनभोगी का मतलब क्या होता है कि जहां पे लेडीज क्या होती है, परमानेंटली काम कर रही होती हैं, भाई 1 महीने आप काम करोगे, 1 महीने के बाद आपको फिक्स सैलरी दे दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी की जॉब हो, या फिर कॉर्पोरेट कंपनी की हो, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की हो, तो आपको क्या होगा, हर महीने के लास्ट में आपको एक सैलरी दे दी जाएगी। इसे कहते हैं वेतनभोगी रोजगार, और ऐसे में जो है कि ये वेतन अंतराल भी कम करेगा। अब यहां पे कुछ और भी पहल आपको जाननी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़ रही है। तो कुछ योजनाएं चला रही है सरकार, जिसके माध्यम से हमें सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये क्या है, आपको महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म ऋण की व्यवस्था की गई है, और अभी इसकी धनराशि भी बढ़ा दी गई है मुद्रा योजना की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 2015 में से शुरू किया गया था, और जनवरी 2025 में इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब आपको डेट बतानी है कि दोस्तों कौन से डेट को लॉन्च की गई थी। यही होती है चीजों को समझ समझ के पढ़ना, कि हमें बस पढ़ना नहीं है, उसके आगे पीछे की चीजें भी जाननी चाहिए। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, महिला उद्यमिता मंच है, फिर स्वयं सहायता समूह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त कर रही है। अब अगर आप बात करोगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अभी आपने पढ़ा होगा कि अमल क्लूनी करके एक अवार्ड दिया गया था इंग्लैंड के अंतर्गत, बहराइच की जो महिला थी, क्या नाम था उसका, आरती शायद नाम था, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं थोड़ा सा। और बिहार पीसीएस में ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था डायरेक्ट, और ये मैंने शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया भी था आपको। राष्ट्रीय पालना घर योजना, मिशन शक्ति, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाओं के लिए किरण कार्यक्रम जो है कि चलाया जा रहा है, जो महिला वैज्ञानिकों का समर्थन करेगा। समझ में आ गया। अब चलते एक और टॉपिक पे, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। अभी क्या है ना, कृषि स्थायी समिति की एक एमएसपी पर कानून गारंटी की सिफारिश की जा रही है। इसके लिए एक समिति बनाएगी। आपको याद होगा 2022-23 में स्पेशली किसानों के द्वारा एक बहुत बड़ा क्या किया गया था, जनव्यापी जो है कि आंदोलन किया गया था, क्योंकि एमएसपी पे रिलेटेड किसान कानून 3 प्रकार के हमारी केंद्र सरकार लेके आती है, जिसमें किसानों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये किसान जो कानून है ये हमारे विरोध में है, यानी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली के आसपास के बॉर्डर को जाम किया, सदरपुर बॉर्डर जाम किया, सिंधु बॉर्डर जाम किया, गाजियाबाद बॉर्डर जाम किया। तो यहां से क्या हुआ कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, उनने तीनों कानून जो है कि वापस लिए, और किसानों की जो मांग थी ना कि हमें एमएसपी जो है कि गारंटी की सिफारिश करो, कि अगर हमारी फसल कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार तो खरीदेगी, इस चीज की हमें गारंटी दो, ये चीज, तभी हम किसी फसल को बोएंगे। पहली चीज हो गई। तो इसी को ध्यान में रख के कमेटी बनाई गई है कि देखिए कि क्या हम एमएसपी पे गारंटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हालांकि स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी जो 1964 में, उसमें भी ये बात कही गई थी। समझ में आ गया टॉपिक क्या हम मामला है। तो कृषि पर स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। अब सोचो, जहां के किसान अधिक थे पंजाब हरियाणा के, वहीं के लोगों को ही जो है कि बनाया गया इसके अध्यक्ष, ताकि वो आम किसानों के पब्लिकली मिल सकेंगे, आम किसानों के संगठनों से मिल सकेंगे, समस्या को डील कर पाएंगे। और इसमें यह कोशिश की जाएगी कि क्या एमएसपी को हम कानूनी रूप से गारंटी देने की सिफारिश की जा सकती है या नहीं। तो इस समिति ने तो कहा है कि भैया की गई है, और साथ ही साथ इस समिति ने इस योजना जो कि पीएम किसान है, इसमें भी सुधार के लिए कहा कि इस योजना के तहत जो वर्तमान में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 3 किस्तों में दिए जाते हैं, यानी
क्या किया था, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में दिए जाते हैं, जिसमें 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। इन्होंने कहा कि इस राशि को बढ़ा के आपको वार्षिक तौर पे 12,000 रुपए कर देने चाहिए। तो ये सुझाव है, अभी मेरे दोस्त सुझाव है, ये सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी वो उस पे है। लेकिन अगर मान लो इस कमेटी को ही ध्यान में रख के प्रश्न बना लिया जाए कि एमएसपी पे गठित चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में कमेटी ने पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को सही माना या सिफारिश की, तो 6,000 से बढ़ा के 12,000 किया गया, इसकी बात की गई थी। ऐसे ही प्रश्न बनेगा दोस्तों। फिर आप लोग कहोगे सर पता नहीं कहां से प्रश्न आ रहा है। अच्छा, एमएसपी की बात करें तो एमएसपी की गारंटी देने से क्या लाभ होगा अगर हम इसे कानून बना देते हैं। पहला कि किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाएगा। बाजार में किसी चीज की डिमांड हो चाहे ना हो, किसान ने अगर उसे पैदा किया है, एक न्यूनतम कोटे तक पैदा किया, तो सरकार को उसे खरीदना पड़ेगा, बफर स्टॉक में अपना स्टॉक रखे। उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगी। साथ ही साथ स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। बेहतर कृषि प्रथाओं के माध्यम से दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जिन फसलों को जो है कि एमएसपी जो है कि सरकार ज्यादा देगी, या फिर भविष्य में जिन चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी मार्केट में, उसी के आधार पर लोग क्या करेंगे, आराम से नई नई कृषि के पैटर्न को अपनाएंगे। इसी में देखते हैं एमएसपी क्या होता है। किसानों को कीमतों में तेजी से, मतलब तेज जो गिरावट होती है उससे बचाता है, उपभोक्ताओं के लिए कीमत को स्थिर रखने में मदद करता है। समझ में आ गया। और इसको तय कौन करता है, तो सीएसीपी, ये क्या होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, मांग आपूर्ति और कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के व्यापार की शर्तों जैसे कारकों के आधार पर ही एमएसपी की सिफारिश करता है। तो एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कई बार पूछा जाता है कि क्या कृषि जो क्षेत्र में जो एमएसपी है, क्या इस पे समर्थन या फिर इस पे वेरिफिकेशन प्रमाणिकता ये देता है, तो नहीं, ये केवल सुझाव देता है, एक सिफारिश करता है। ठीक है, अल्टीमेटली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आर्थिक विकास पर जो परिषद होती है वही इसको अप्रूव करती है। मुख्य रूप से 22 प्रमुख कृषि फसलें हैं, जिसमें 14 खरीफ की फसलें होती हैं, जिसमें 6 आपकी रबी फसलें होती हैं और 2 आपकी वाणिज्यिक फसलें होती हैं, जिसमें जूट और नारियल, इन सभी के लिए एमएसपी की बात की जाती है। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक पे, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए 17 दिसंबर को लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए गए थे। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उनकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में आपको पक्ष और विपक्ष के रूप में ध्यान में रख के सारी पूरी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। वो रिपोर्ट भी आ गई। उस रिपोर्ट को जो है कि जब एक कानून का रूप देने के लिए लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है, और जो ये विधेयक लाया गया, ये 129 संवैधानिक संशोधन विधेयक है। अभी दोस्तों ये एक्ट नहीं बना है। जब ये एक्ट बन जाएगा तो आपका 107 या 108 के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, एक तो ये आया और एक ये आया। और फिर प्रस्तावित संशोधन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। यानी ये जो संशोधन लाए गए हैं, ये दोनों किसके अनुरूप हैं, जो आपकी अध्यक्षता कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं की कमेटी के आधार पर ये है। अच्छा, ध्यान देना, जो संशोधन है वो क्या है कि संविधान 129वां संशोधन बिल 2024 के तहत 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा और एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा। अभी तक आपको केवल संविधान में 82 देखने को मिलता है, जो आपके कार्यकाल से संबंधित होता है, स्पेशली लोकसभा के कार्यकाल से। लेकिन अब इसमें 82A जोड़ा जाएगा और जिसमें कह दिया जाएगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। समझ में आ रही बात ये? तो 82A लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करेगा। अब यहां पे देखोगे, संसद और राज्य विधानसभा चुनावों के संबंध में अगर हम बात करें तो ये बदलाव अभी उम्मीद की जा रही है कि 2029 के बाद लागू हो सकते हैं और पहला संयुक्त चुनाव 2034 में संभावित होगा। अभी ये कंफर्म नहीं है, ध्यान देना, अभी ये संभावित है। देखते हैं आगे क्या नियम बनेगा। यदि किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर भंग हो जाता है तो नया चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होता है। यह आपका संवैधानिक प्रावधान है। साथ ही साथ आर्टिकल 83 जो लोकसभा के कार्यकाल से है और आर्टिकल 172 जो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संतुलित किया जाता है, तो इससे सम्मिलित हो गया। विशेष बहुमत की जो इसमें आवश्यकता पड़ेगी संविधान संशोधन के लिए, जो लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत जो 2/3 सदस्य मौजूद और मतदान होंगे, उनकी आवश्यकता। लेकिन ध्यान देना कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए हम विधेयक लाएंगे तो इसमें आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो दूसरा चुनाव 100 दिन के अंदर नगर निगम का करना है, ग्राम पंचायतों का करना है, तो उसके लिए आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता रहेगी। ये चीजें मैंने आई दृष्टि के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया है, क्लास भी कराई थी, आप वहां पर देख सकते हो।
अब आगे चलते हैं, एक और नया हमारा संशोधन बिल आया हुआ है जिसका नाम है रेलवे संशोधन विधेयक 2024, जो कि लोकसभा में पेश हुआ है। 6 दिसंबर 2024 को लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय रेलवे की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। क्या कहा जा रहा है, यह विधेयक का उद्देश्य है कि रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान की जाए। अभी तक जो रेलवे बोर्ड को जो शक्तियां वो वैधानिक शक्तियां नहीं है, मुख्य रूप से सिफारिश वाली शक्तियां हैं, लेकिन अब ये शक्तियां वैधानिक बनाने की बात हो रही है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि जो बजट है और जो बुनियादी ढांचा परियोजना है, इनके प्रबंधन में रेलवे क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता दी जाए, ताकि खुद डिसाइड करे कि हमारा लगभग बजट कितना होना चाहिए और बुनियादी ढांचाओं को हम कितना मजबूत कर सकते हैं। इसके पीछे रहने के पीछे एक और रीजन है कि आपने देखा होगा 2023 और 24 को मिला लिया जाए तो इन 2 सालों में लगभग 50 से भी अधिक ट्रेन हादसे हो चुके हैं। कई तो प्रमुख ट्रेन हादसे आपने सुने होंगे जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुए थे, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुए थे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेन हादसे अभी हाल ही में सिलीगुड़ी में, असम के आसपास ट्रेन हादसे हुए हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए समझ में आ रहा है कि हमारा जो बुनियादी ढांचा है, जो ट्रैक है, जो ट्रैकमैन की दिक्कत है, जो ओवरब्रिज वाली दिक्कत है, इसको ध्यान में रख के इस बजट को लाया गया है, मतलब ये संशोधन को। इससे क्या होगा कि एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना भी इस विधेयक के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या फायदा निकलेगा कि ट्रेन मार्गों के विस्तार सहित बुनियादी ढांचा सुधारों में तेजी लाने का भी प्रावधान होगा। रेलवे बोर्ड, जिसे हम वैधानिक शक्ति देने की बात कर रहे हैं, यह भारतीय रेलवे का शीर्ष नीति निर्धारक और प्रशासकीय निकाय है, जो रेल मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? रेल मंत्रालय के अधीन आता है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है। चलते हैं सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च की बात करेंगे। यहां पे सी का मतलब ही हो गया लेडीज, यानी कि महिलाओं की समस्या के शिकायत निपटारण के लिए है। 5 दिसंबर 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए केंद्रीकृत प्रणाली सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में जो है कि अलग अलग नियम, अलग अलग पोर्टल, अलग अलग एप्लीकेशन प्रावधान बनाए गए। ये किससे संबंधित है? ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत। जैसे बहुत बार होता है ना कि बॉस क्या करता है, लेडीज को जो है कि परेशान करता है। कई बार होता है कि वो उनके सेंसिटिव बॉडी पार्ट पे जो है कि टच करते हैं, जिससे इस तरीके से मतलब ये गलत तरीके से एक मैसेज जाता है, और लेडीज वहां पे क्या होती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। कई बार होता है उसके कलीग भी उस तरीके से मिसबिहेव करते हैं। वो कहां पे शिकायत करे? अगर शिकायत करती है, कोई डर होता है तो उसे जॉब से बाहर कर सकते हैं। जॉब से निकालने के बाद आपको वैसे ही पता है बेरोजगारी का आलम, कि एक नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो भी छूट जाए तो लोगों का खर्चा ना चले। ऐसे में क्या होता है कि बहुत समस्या आ रही है कि महिलाएं अपनी शिकायत नहीं कर पा रही हैं। इस सी पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि शिकायतें भी कर पाएंगी, और सबसे अच्छी जो खास बात है पता है इसकी क्या है, कि पोर्टल पर जो भी लेडीज शिकायत करेगी, जो भी शिकायत करेगा, उसकी जानकारी गोपनीय रहेगी। इससे क्या होगा, मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जहां पे 15-20 लेडीज भी काम करती है, 150 जेंट्स भी काम करते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि किस लेडीज ने इसकी शिकायत की। बस इतना होगा कि भाई उस ऑफिस में जाके रेड पड़ेगी या पुलिस पहुंचेगी, जो भी होगा, जो भी शिकायत की होगी जिसने भी, जिसके खिलाफ भी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं चलने दिया जाएगा कि शिकायत किसने की। इससे क्या हुआ, महिलाओं को एक और स्वायत्ता मिल गई कि वो अपनी बात को भी रख सकेंगी, शिकायत भी कर सकेंगी, और उनकी नौकरी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं सुरक्षित भी रहेंगी। भाई किसे पता कि किसने शिकायत की है? प्रत्येक कार्यस्थल को शिकायतों पर नजर रखने और सुचारू प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर शिकायत डेटा को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा, जिससे देखता रहेगा वो एक नोडल अधिकारी क्षेत्र क्षेत्र में कि कहां कहां पे जो है कि शिकायतों का समाधान हो गया और कहां पे अभी विलंबित है। समझ में आ गया बात? तो ये बहुत अच्छा जो है कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें क्या लिख रहा है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलिए, सी बॉक्स कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2023 का अनुपालन 13 का अनुपालन करता है, जिसमें 90 दिनों के भीतर जांच करना अनिवार्य है। यानी कि ये जो पोर्टल है, ये जो 2013 में महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जो आया हुआ था कार्यस्थल पर, तो इस अधिनियम में कहा गया था कि अगर महिला ने कोई शिकायत की है तो उसे 90 दिन के अंदर उसकी जांच शुरू हो जानी चाहिए। उसको आप ज्यादा दिन तक जो है कि इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये उस नियम को पालन करेगा कि सी बॉक्स पोर्टल पर अगर कोई भी शिकायत आ रही है तो 90 दिन के अंदर उसकी जांच शुरू हो जानी चाहिए, इवन की कंपल्सरी तौर पर। अब बात करेंगे नए आपराधिक कानून, जो 3 नए आपराधिक कानून बने हैं पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून को हटाते हुए। 3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानून लॉन्च किए, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। और इन्हीं से संबंधित 4 पोर्टल भी चंडीगढ़ में लॉन्च किए गए थे, जो किसने किए थे? अमित शाह जी ने किए थे। किसने किए थे? अमित शाह जी ने
किए थे। हालांकि इन कानूनों को लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा। अब इन कानूनों के बारे में कुछ खास डिटेल यहाँ पे नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इस चीज को नहीं हाईलाइट किया। नए आपराधिक कानूनों का जो सफल कार्यान्वयन होगा उसके लिए इस थीम रखी गई थी कि सुरक्षित समाज, विकसित भारत, दंड से न्याय तक। यानी हम इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो भी सुरक्षित हो सके, भारत भी विकसित होगा और दंड से हम न्याय तक पहुंचेंगे। दंड से ध्यान केंद्रित करके न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। और ये 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए थे, ये तीनों के तीनों कानून। तो ये बिल्कुल ध्यान मतलब कि नोटिस रखना कि ये 1 जुलाई 2024 को ही लागू कर दिए गए थे। आगे चलते हैं और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे लगा कि यार किसी काम का नहीं है, हम सारी किताबों को पढ़ें, इससे बेहतर है कि हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ें जो एग्जाम के लिए है। क्योंकि लास्ट में आप जाते जाते देखोगे कि यही टॉपिक इतने हो जाएंगे ना आपके लिए कि ईयरली जब मैगजीन आएगा तो आपको लगेगा सर कितना पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आप मंथली पढ़ते चलोगे करंट अफेयर्स तो बर्डन बहुत कम रहेगा। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये इस प्रकार का जो हमारा इनिशिएटिव है वो आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है, क्या हम इसे और आगे कंटिन्यू करें या फिर इस महीने की करंट के बाद ही से छोड़ दिया जाए। अगर आपको यूजफुल लगेगा, अगर आप लोग जो है कि इस वीडियोस को शेयर करेंगे अधिक से अधिक, क्योंकि हम लोगों को पता चलता रहता है दोस्तों कितना इसको शेयर किया जा रहा है, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी करके जाया करो, तो उससे हमें एक ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आपके लिए ये काम हमें करना है। ठीक है, अब सोचो इस ठंडी में किसका मन करेगा सुबह उठ के 8 बजे और आपको वीडियो बनाए 1 घंटे की और 9 बजे आपको क्लास दे दे? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब हम लोग आपके लिए मेहनत कब करते हैं? रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे क्लास बनाते हैं कि उसके बाद ही यार सोएं, कि एक बार अगर सोते हैं तो सुबह आराम से 9-10 बजे भी उठो तो कोई हेडक नहीं रहनी चाहिए कि यार क्लास नहीं आई सुबह करंट। और ये तभी हम लोग कर पाते हैं जब आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हो, चैनल को सपोर्ट करते हो। तो यार चलो, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो हम लोग भी रात में जग के पूरी मेहनत करें, है ना। तो ये सभी चीजें आपसे ही जुड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं, पैकेज्ड पेयजल अब सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में वर्गीकृत किए जा रहे हैं। जो आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कहीं पर भी जाते हो तो 10 रुपए की पानी की बोतल खरीद लेते हो, 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद लेते हो। बहुत सारी फेक कंपनियां भी आ चुकी है जिनका पता नहीं मिनरल वाटर कैसा है कि नहीं। अब ये जो पैकेज्ड वाले जो पेयजल है ना, ये भी बहुत ही जोखिम वाले खाद्य पदार्थ के रूप में आ रहे हैं। समझिएगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर को सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। किसमें डाल दिया कि सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी है, और भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन आवश्यकता को हटाने के बाद ऐसा डिसीजन लिया गया है। क्या क्या इसमें चेंजेस आएगा? अब सीधे सीधे कह दिया कि जो पानी बनाने वाली जो निर्माता हैं, जो कंपनियां हैं, जो पैकेज मिनरल वाटर देती हैं, उनको सख्त नियमों और निगरानी की आवश्यकता होगी। क्या क्या होगा कि अब निर्माताओं को सुरक्षा मानकों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से वार्षिक निरीक्षणों से गुजरना पड़ेगा। यानी अब उनकी एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष उनकी ऑडिटिंग होगी, प्रत्येक वर्ष उनकी रिपोर्टिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, देखा जाएगा कि पानी की डेंसिटी क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है, हर एक चीज उसकी ऑब्जर्व की जाएगी। साथ ही साथ लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने से पहले भी निरीक्षण भी शामिल है कि अगर किसी कंपनी ने कहा कि सर मुझे लाइसेंस चाहिए, मुझे पंजीकरण चाहिए, मुझे पेटेंट चाहिए, तो उसके पहले भी उसका ऑब्जर्वेशन पूरा टीम करेगी। समझ में आ गई बात? ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता क्या है? ये एक स्वतंत्र विधिक प्राधिकरण है। क्या है दोस्तों? लीगल अथॉरिटी है लेकिन इंडिपेंडेंट है, जो भारत में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता को रेगुलेट करती है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुई थी, जिसका मुख्यालय कार्यालय कहां पे मुख्यालय है? नई दिल्ली में। हालांकि इसके और भी क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें एक यूपी में भी है, गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। अब तो गाजियाबाद में दोस्तों जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं ना, इनको ट्रेनिंग देने के लिए एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी गाजियाबाद में ओपन कर दिया गया है, जो मैंने अभी पीसीएस के करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था। याद आ रहा है आपको? बहुत सारी चीजें तो हमने पढ़ रखी हैं दोस्तों, बस उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अब यहां पर एक टॉपिक था दोस्तों कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द यथावत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जो है कि निर्णय आया था, तो इसमें कुछ खास बात तो नहीं लिखी थी, लेकिन हाँ 42वां संवैधानिक जो संशोधन था उसे आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। सामान्यतः यह संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में आपातकाल के दौरान लाया गया था। संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इस संशोधन के द्वारा ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था आपातकाल के दौरान।
अब देख लेते हैं कला और संस्कृति की बात करते हैं तो हमारा यूपी का अयोध्या में राम मंदिर, विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर हो रहा है, इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया है। तो राम मंदिर परियोजना की बात करें, 18 दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो सुरक्षा प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्योंकि आप जो काउंसिल है उसके शब्द को ही देख लो, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा मानक को ध्यान में रखे। तो हमारा जो राम मंदिर बन रहा है वो एक इतना सुरक्षित होकर बन रहा है, सुरक्षित तरीके से, कि उस पे भविष्य में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे वो ह्यूमन ट्रेड हो, तो इस तरीके की कोई भी संकट नहीं आएगा। इसलिए इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। ये सामान्यतः उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग यानी 5 स्टार रेटिंग होती है, जिसको जो निर्माण उद्योग के भीतर सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता का संकेत देती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। हालांकि लार्सन एंड टर्बो निर्माण कंपनी को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा भी प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन यहां पे हम यूपी स्पेशल को ध्यान रखेंगे इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अब आगे देखते हैं अभत्साहेश्वर, बड़ा अच्छा नाम है लेकिन देखते हैं। अभत्साहेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विशिष्टता पुरस्कार मिल चुका है। 10 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के थुक्काची तंजावुर जिले में स्थित अभत्साहेश्वर मंदिर को इसके असाधारण संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को के 2023 के विशिष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सामान्यतः किस वंश का मंदिर है, तो चोल वंश के दौरान निर्मित किया गया था। 1300 वर्ष पुराने इस मंदिर में 5 प्रकार के परकोटे हैं और इनमें कई देवताओं के निवास हैं। अब प्रश्न आता है सर कि परकोटा क्या होता है। दोस्तों, परकोटे की अगर मैं बात करूं तो ये सामान्यतः मंदिर को चारों तरफ से घेरने की पद्धति को परकोटा कहते थे। एक होता था गोपुरम, क्या होता था, गोपुरम। गोपुरम सामान्यतः क्या होता है, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े द्वार होते हैं ना, उसको गोपुरम कहते हैं। लेकिन परकोटा क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बीच में एक मंदिर है तो हमने चारों तरफ से इसको घेर दिया है। जैसे राम मंदिर भी क्या हो रहा है, इसी तरीके से बन रहा है, ताकि इसमें कोई भी बाहरी अराजक तत्व के लोग प्रवेश ना करें। और यहाँ पे बड़ा सा एक गेट रहेगा जहां से आप प्रवेश करोगे या आम पब्लिक प्रवेश करेगी, इसी को गोपुरम कहते हैं। तो इस मंदिर में 5 प्रकार के परकोटे भी देखने को मिलते हैं। पुनर्स्थापना में 2 प्रकार की मरम्मत हो रही है। अतिवृद्धि वनस्पति को हटाना, यानी कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ गई, जंगल का रूप ले चुकी है, उन्हें हटाना है। संरचनाओं को मजबूत करना जो मंदिर है, और गोपुरमों को फिर से रंगना शामिल है। क्योंकि पहले जो दक्षिण भारत में जो परंपरा चली थी द्रविड़ शैली के मंदिरों की, जो पल्लव शासन काल में शुरू हुई थी और चोल शासन काल में जाते जाते अपने सर्वोत्कृष्ट पे पहुंची थी, यानी कि चरम अवस्था पहुंची थी, उत्कृष्ट अवस्था में। तो वहां पे गोपुरम जो मेन गेट होते थे ना, उनको बहुत डिजाइन किया था, उनको बहुत पेंट किया था, बहुत रंगा जाता था आकर्षक बनाने के लिए। तो उन पे जो है कि अब दोबारा से कलर वगैरह किया जाएगा। तो ये एक जो मंदिर है चोल साम्राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ ये वर्तमान में कहां पे है, तो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए। तो ये जो मंदिर है आपको कहां देखने को मिलेगा, कहां पे, तमिलनाडु में। किस वंश में बना था, चोल वंश में बना था। तो ये यहां से आपका स्टैटिक भी पोर्शन जुड़ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे चौथा, मेकांग गंगा धम्म यात्रा, जो कि 6 दिसंबर 2024 को थाईलैंड के 20 से अधिक बौद्ध विद्वानों और नागरिकों का एक समूह चौथे मेकांग गंगा धम्म तीर्थ यात्रा के लिए दिल्ली पहुंच चुका है। इसका उद्देश्य क्या है कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य धम्म के संदेश को फैलाना है, जिससे शांति, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए और बौद्ध और हिंदू संस्कृतियों के घनिष्ठ संबंध पर भी यह जोर देता है। क्योंकि भारत में ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, भारत तो हिंदू धर्म का जनक तो है ही है, तो दोनों संस्कृतियों के साथ साथ इनके संबंधों पर भी जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम एक और टॉपिक देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। क्या है भैया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? इसको अगर हम देखते हैं 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कुरुक्षेत्र में किया गया। इस वर्ष के संस्करण के लिए ओडिशा साझेदार राज्य रहेगा इसमें, और तंजानिया आपका साझेदार देश रहेगा। हालांकि इससे पहले आपको याद होना चाहिए कि सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया था, वहां पर भी तंजानिया को साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। समझ आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पे कि त्योहार में वैश्विक गीता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, ब्रह्म सरोवर पर भव्य आरती, दीपोत्सव, ये सभी समारोह शामिल हैं और 2016 से इसको शुरू किया जा चुका है। 2016 से इसे शुरू किया गया था।
पश्चिम बंगाल यूनेस्को के प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। 3 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल को यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। किस रूप में? विरासत पर्यटन स्थल के रूप में, क्योंकि यहाँ पे दक्षिणेश्वर, कालीघाट मंदिरों सहित बहुत सारे विरासत स्थल भी है। दीघा में एक नया जगन्नाथ मंदिर भी निर्माणाधीन है। तो ये सब चीजें, हालांकि इस टॉपिक की बस आपको यही 2 लाइन याद रखनी है कि किस राज्य को क्या किया गया, यूनेस्को के द्वारा प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया। जब राज्य का ऑप्शन आएगा तो उत्तर प्रदेश आ सकता है ऑप्शन में, बिहार आ सकता है, पश्चिम बंगाल आ सकता है। तो याद रखना इसको पश्चिम बंगाल ने दिया है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आर्थिकी पर। देखिए क्लास को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जाएगा, लगभग 45 टू 47 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास रखने से भी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं हो पाती, क्योंकि करंट अफेयर्स है, स्टैटिक पोर्शन नहीं है कि आप इजीली याद कर लोगे। तो आपको भी याद करने, रिवाइज करने में समय चाहिए होता है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं आर्थिकी में, जिसमें पढ़ेंगे नैतिक एआई ढांचा विकसित करने हेतु भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया। नैतिक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आजकल चुनौतियां हैं उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बात की जा रही है। देखा जाए तो ये जो कमेटी है वो आरबीआई ने गठित की है। दोस्तों आरबीआई ने क्या कहा कि वित्तीय क्षेत्र में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसको ध्यान में रखते हुए हम 8 सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया फ्री एआई। क्या नाम दिया गया? फ्री एआई, मतलब फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। और ये जो कमेटी गठित की गई है वो आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं पुष्पक भट्टाचार्य। क्या नाम है? पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति वैश्विक स्तर पे और भारत में वित्तीय क्षेत्र में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करेगी। क्या वैश्विक स्तर के साथ साथ भारत में इस समय हम एआई को अपना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एआई के साथ बहुत सारा फ्रॉड भी होता है, बहुत सारे जो है कि उसकी डीप फेक वीडियोस भी बनती हैं। जैसे रश्मिका मंदाना का भी कुछ महीनों पहले वायरल हुआ था, मोदी जी की आवाज में एक सॉन्ग वायरल हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस इसके साथ आ रहे हैं। तो इसलिए हमें जितना ये बहुत अच्छा देखने में लग रहा है ना एआई, उतने ही उसके नुकसान भी हैं। तो फाइनेंशियली स्तर पे इसको चेक करना जरूरी है कि क्या हम फाइनेंशियली स्तर पे इसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमारी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए। तो इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर के नेतृत्व में। साथ ही साथ इसमें यह कोशिश की जाएगी कि अगर हम वित्तीय क्षेत्रों में एआई से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान, उसका मूल्यांकन करना, समन और निगरानी ढांचा, ये सभी चीजों के बारे में बताएगी। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में एआई के लिए नियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोणों की समीक्षा करना भी शामिल है, जिसमें बैंक, एनबीएफसी, फिनटेक, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों का ध्यान ज्यादा रहेगा कि इन सभी के द्वारा हम किस तरीके से संचालन चलाएं। इसमें शामिल होंगे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कानूनी क्षेत्र के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, उद्योग, सरकार के विशेषज्ञ, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। तो ध्यान देना कि ये कमेटी कहां से गठित हुई? आरबीआई के द्वारा गठित की गई है। उद्देश्य क्या है कि वित्तीय क्षेत्र में एआई की प्रासंगिकता इस समय हो सकती है कि। चलते हैं आगे, देखते हैं भारतीय बैंकों में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार। परिसंपत्ति गुणवत्ता, पहले तो आपको यह समझना होगा परिसंपत्ति किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये होता है आपका एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसकी बारे में बात होती है। परिसंपत्ति तो वैसे तो एसेट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 26 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में जो सुधार हुआ है उस पर विचार किया कि जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है, इनका सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब एनपीए। एनपीए क्या होता है दोस्तों? जैसे कई बार होता है कि हम लोग जो लोन वगैरह लेते हैं बैंकों से, और अगर हम उसे 90 दिनों के अंदर रिटर्न करने का प्रोसेस शुरू नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 90 दिन में सारा लोन रिटर्न कर दो, लेकिन आपको जो पहली किस्त भरनी होती है इंस्टॉलमेंट, अगर आपने 90 डेज में भी एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट किया तो बैंक उसे क्या समझने लगे कि एनपीए, हमारा ये एक ऐसा एसेट है, ऐसा पैसा हमने ग्राहक को दिया जो अब परफॉर्म कर नहीं रहा है, नॉन परफॉर्मिंग हो गया, यानी ये पैसा अब हमारा घाटे में चला गया, क्योंकि पता नहीं ग्राहक दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो ये जो एनपीए है ना, ये कह रहा है कि अब इसका जो अनुपात है सितंबर 2024 के अंत तक 2.5% के 13 साल के निचले स्तर पे आ गया है। परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार उच्च वसूली और ऋणों के अपग्रेडेशन के कारण हुआ है, यानी वसूल करने के नियमों में बदलाव किया गया कि किसी भी तरीके से बैंक ग्राहकों को दिए हुए लोन को वापस कर पाए, रिकवरी कर पाए। साथ ही साथ ऋणों को अपग्रेड किया गया कि किस तरीके से हम इस ऋण को अपडेट कर सकते हैं। 31 मार्च 2024 तक बैंकों के जीएनपीए में साल दर साल 15.9% की कमी आई, जो 4.1 करोड़ के आसपास थी। क्लियर हो गया? अब एक नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक रेमिटेंस में। दोस्तों भारत शीर्ष पर है। रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण।
विश्व बैंक से प्राप्त एक सूचना के अनुसार भारत ने 2024 में रिकॉर्ड स्तर पे 129.1 बिलियन रेमिटेंस जो है कि प्राप्त किया धन, जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है, फिर दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है। वे घरों के लिए, जैसे अब क्या होता है रेमिटेंस, कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो रेमिटेंस होते हैं वो घरों के लिए अर्थात अपने देश के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रेमिटेंस का मतलब हो गया, जैसे मान लो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर होते हैं, जो दूसरे देशों में जाके काम कर रहे होते हैं, वहां पे उनको जो उस देश की मुद्रा मिलती है, उस देश की मुद्रा से ही काम करते हैं, लेकिन जब वो भारत में पैसा भेजते हैं तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो डॉलर के रूप में ही हमारे भारत में काउंट होता है। तो एक बहुत बड़ा जो है कि रेमिटेंस में योगदान देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे यूट्यूबर भी जो यूट्यूब चलाते हैं, उनको भी जो पैसा मिलता है वो डॉलर के रूप में मिलता है, तो हम लोग भी भारतीय रेमिटेंस के रूप में सहयोग कर रहे होते हैं भारत की डॉलर करेंसी को मजबूत करने के लिए। आगे देखते हैं, वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक रेमिटेंस में भारत का हिस्सा लगातार उच्च रहा है, लगातार हाई लेवल पे है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने में विदेशी भारतीय श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। किसका? विदेशी भारतीय श्रमिक, यानी कि जो भारत के लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो यहाँ पे वो भेजते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग की एक सेफ रिपोर्ट आई है दोस्तों। 19 दिसंबर 2024 को नीति आयोग ने साइट एडजस्ट मतलब कि एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय सेफ आवास पर एक रिपोर्ट जारी की है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती, लचीले और कुशल आवास पर आवश्यकता केंद्रित की है। नीति आयोग ये कहता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं के आसपास उनके श्रमिकों को अगर सस्ते दरों पे बेहतर घर अगर उनको प्रोवाइड करा दिए जाए तो पहला तो उनका समय बचेगा, दूसरा उनका धन बचेगा, क्योंकि कई एम्प्लॉय होते हैं जो दूर से आते हैं, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर से आते हैं, तो जो वो रास्ते में जो ट्रैवल करते हैं, चाहे वो अपने गाड़ी से ट्रैवल करें या फिर पब्लिक व्हीकल से ट्रैवल करें, तो उनका पैसा खर्च हो रहा है, तेल वगैरह भी खर्च हो रहा है। साथ ही साथ अगर 10 कर्मचारी 10 गाड़ियों से आ रहे हैं अलग अलग, तो कहीं ना कहीं वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, तो बहुत सारी चैलेंजेस हो रहे हैं। क्यों ना हम एक ऐसे बिल्डिंग्स को अपार्टमेंट के रूप में बनाया जाए, हॉस्टल के रूप में, जहां पे लोगों को रहने की व्यवस्था मिल जाए, वहीं आसपास मार्केट भी डेवलप हो जाएगी, तो कर्मचारी क्या होगा, जनरली अपनी इंडस्ट्री में पैदल आना जाना शुरू कर देगा, तो इससे बहुत सारी चीजें बचेंगी, समय बचेगा, धन बचेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। और केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास शैली के आवास के साथ किराए के आवास पर महत्व जोर दिया। मतलब जैसे स्टूडेंट क्या होता है कि रेंट दे के हॉस्टल लेता है जहां भी पढ़ाई करने जाता है यूनिवर्सिटी में, वैसे श्रमिकों को भी दिया जाए, रेंट पर घर दिए जाए, भाई आपका हर महीने का रेंट रहेगा, तो आराम से वो रेंट भी पे करेगा, उसका समय भी बचेगा। और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सरकार के समर्थन के साथ कार्यान्वित किए जाने की बात कही गई है, क्योंकि अकेले कंपनी ही तैयार करे मॉडल ये जरूरी नहीं है, सरकार को भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पर्याप्त अगर आवास कुशल श्रमिकों को आकर्षित बनाए रख सकता है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र के विकास में योगदान होगा। यह पहल सतत शहरी विकास को बढ़ावा देगा और शहरी फैलाव को कम करेगा, कि कहीं ना कहीं जो शहर का एक्सपेंड हो रहा है उसको कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, भारत में बागवानी के लिए एडीबी ऋण, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया, $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? भारत सरकार के साथ, जो बागवानी विकास को बढ़ावा देगी। 1 दिसंबर को ये हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण में मुख्य रूप से किसानों को प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना का समर्थन करेगा, जिससे यह ऋण दिया गया है। और यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अनुरूप है। और यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस बजट का कार्यक्रम है, 2023-24 का है या 24-25 का है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहयोग करेंगे। यानी कि एक तो मंत्रालय होगा, एक बागवानी बोर्ड होगा और एक कृषि अनुसंधान परिषद होगी। नेक्स्ट एक और इसी में हम देखेंगे कि स्वच्छ पौध कार्यक्रम की बात करें तो भारत सरकार की एक नई पहल है। हालांकि इस पहल को जो है कि 2023-24 के बजट में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 23-24 के बजट में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था किसानों को बागवानी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वायरस मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित भी किया जा रहा है। और इसके लिए भारत में 9 विश्व स्तरीय अति आधुनिक स्वच्छ पौधे केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 9 प्रकार के। नेक्स्ट है आपका, भारत के द्वारा रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर। किस पे हुआ है दोस्तों? रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर।
26 नवंबर 2024 को भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए, जो औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये किस तरीके का कि इसका उद्देश्य जो वीपो होता है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के 193 सदस्य देशों में औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुसंगत बनाएगा। जो इंडस्ट्रियल जो डिजाइन होते हैं जिसपे पेटेंट लेने की बात होती है, इस प्रक्रिया को और इजी बनाया जाएगा और कम से कम 15 सदस्य देशों द्वारा इसकी पुष्टि करने के 3 महीने के बाद यह प्रभावी हो जाएगा। लेकिन अभी भारत ने भी अपना हस्ताक्षर कर दिया है, धीरे धीरे और भी देश करेंगे। यह जो संधि है औद्योगिक डिजाइनों के प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, ताकि प्राथमिकता दस्तावेज या ऑनलाइन साझाकरण भी किया जा सकेगा। संधि से सदस्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ सकता है। औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा के लिए वैश्विक परिदृश्य में वृद्धि हो सकती है। भारत में पिछले 2 वर्षों में घरेलू डिजाइन फाइलिंग में 120% की वृद्धि देखी गई, जो देश में बौद्धिक संपदा के महत्व को बढ़ाने का संकेत दे रहा है। यानी भारत में भी लगातार जो है कि नए नए आइडिया क्रिएट किए जा रहे हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज प्लान किए जा रहे हैं, जिसको रजिस्टर्ड किया जाता है और जो 120% की वृद्धि को दिखाता है। वीपो क्या है दोस्तों? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानूनों और संधियों को नियंत्रित करती है। 1967 में स्थापना हुई थी वीपो की और इसको जो है कि आईपी के संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है, यानी कि बौद्धिक संपदा जो कानून होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन जैसी कई संधियों और सम्मेलनों का भी ये मैनेजमेंट करता है, जो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइनों को नियंत्रित करता है। तो वीपो का जो औद्योगिक नियंत्रण को लेकर रियाद सऊदी अरब में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस पर भारत ने भी हाल ही में साइन किया है। और इसका मुख्यालय कहां होता है वीपो का? तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में होता है। क्लियर हो गया? तो ये आज हमारी 50 मिनट की क्लास होगी, जिसमें हमने 2 टॉपिक को कवर किया, नेशनल और इकोनॉमी को। धीरे धीरे ये क्लास आपकी और बढ़ेगी, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी है। हर टॉपिक को केवल बस आपको समझ के चलना है, ये नहीं कि बस रीडिंग की है। रीडिंग करना तो आप लोग भी जानते हो यार, बचपन में थोड़े पढ़ रहे हो, आप लोग तैयारी करो सिविल सर्विसेज की, आराम से उठाओगे मैगजीन खत्म कर दोगे 10 दिन में। लेकिन हम लोग जो खत्म करेंगे 5 से 7 दिन में, वो आराम से समझते हुए हर एक चीजों को एनालिसिस करते हुए कि कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों को जानना जरूरी है, ये सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो मैंने ऑलरेडी कल शाम को टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी थी, लेकिन ये हाईलाइट की हुई वीडियो ये आपको 1 हफ्ते के बाद जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तभी मिला करेगी, क्योंकि धीरे धीरे मैं इसको पढ़ता हूं। ये नहीं कि एक ही दिन में सारा काम छोड़ के पढ़ दिया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हम पढ़ते हैं और धीरे धीरे चीजों को करेंगे। और ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि सर जनवरी की करा दो, दिसंबर की करा दो। सब कराई जाएगी मेरे दोस्त। पहले फरवरी की है तो इसको करा देते हैं। अगर मार्च की आने से पहले मेरे पास पर्याप्त 1 हफ्ते का अगर समय रहा 10 दिन का, तो फिर जनवरी की कर लेंगे, फिर मार्च की करेंगे, फिर दिसंबर की भी कर लेंगे। तो कराई जाएगी पूरी, जितने महीने की समीक्षा अधिकारी में आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।